विल गो टू द क्लाइंट मशीन। मैंने सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल की है मेरे क्लाइंट्स को या मेरे सारे सिस्टम्स को सेंट्रल सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। स्टिल आई वाज ट्राइंग के इशू रिजॉल्व हो जाए, बट इशू इज स्टिल नॉट रिजॉल्व। ठीक है, यहाँ पे CCM EXE के बाद CCM रिस्टार्ट सर्विस नहीं हो रही है। लेकिन इस मशीन पे मेरे पास सॉफ्टवेयर सेंटर आ गया है, बट स्टिल इट इज दी ओल्ड सॉफ्टवेयर सेंटर। यहाँ पे मेरी पॉलिसीज अपडेट नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरी पॉलिसीज अपडेट नहीं हो रही। यहाँ पे मेरा कलर चेंज हो गया था, ऑर्गेनाइजेशन नेम चेंज हो गया था, यहाँ पे मैंने एक टैब ऐड किया था। विल सी दैट प्रैक्टिकली ऑन अनदर सर्वर। ठीक है, अभी मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, तो विल सी दी सर्टिफिकेट्स। इस सिस्टम को सर्टिफिकेट मिल रहा है मेरा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से। तो विल गो टू सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर अकाउंट, नेक्स्ट, लोकल कंप्यूटर, नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लंदन DC सर्टिफिकेट अथॉरिटी है मेरा, जहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल की है, और द सर्टिफिकेट इज इशू टू क्लाइंट 01। यानी मेरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ढंग से काम करी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड मेरे इस मशीन पे लंदन DC पे मैंने सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर भी कर दी है। मैंने SCCM सर्वर पे भी बहुत सारे चेंजेस करके देखे, ऑन ऑफ करके। आई विल शो दैट चेंजेस आल्सो। स्टिल आई एम इन द प्रोग्रेस, बट SCCM सर्वर पे हमारे पास सॉफ्टवेयर सेंटर है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट इंस्टॉल हो गया, तो वी कैन स्टार्ट द डेमोंस्ट्रेशन। एंड मीनवाइल पैरेलली आई विल ट्रबल शूट दिस, बिकॉज़ 3-4 घंटे मैं फिर भी लेके बैठा था, बट आई डिडंट गॉट एनी सॉल्यूशन। एंड उस चक्कर में व्हाट आई हैव डन, आई विल शो यू। सो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट है, राइट। मैंने 3-4 घंटे संडे लिए थे, 5-6 घंटे सैटरडे बैठा था। इसको मैंने 2309 पे अपग्रेड कर दिया है। 2207 हमने अपग्रेड किया था। उसके बाद फिर से मैंने अपग्रेड किया है 2309 पे, और उसके बाद हॉटफिक्स अपग्रेड भी किया है मैंने, हॉटफिक्स भी इंस्टॉल कर दिया है। इफ वी गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेट्स एंड सर्विसिंग, सो मैंने 2309 भी इंस्टॉल कर दिया है और हॉटफिक्स अपडेट भी इंस्टॉल कर दिया है। तो इसमें ही मेरे फ्राइडे को तकरीबन 5 घंटे निकल गए थे, और उसके बाद मैंने सैटरडे को ट्रबल शूटिंग किया, सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल किया। स्टिल द इशू इज परसिस्टिंग, आई एम वर्किंग ऑन दैट इशू। यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल कर दी है। वी कैन सी वी हैव सर्टिफिकेट सर्विसेज। इफ वी गो टू टूल्स, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है मेरा, ये मेरा लंदन DC -CA है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। और अगर हम यहाँ पे जाके इशूड सर्टिफिकेट्स देखें, तो मेरे तीनों मशीन को सर्टिफिकेट्स इशूड है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट मेरा डोमेन कंट्रोलर है और बाकी मेरे नॉर्मल कंप्यूटर मशीन है। तो एक ये क्लाइंट मशीन है मेरा, ये मेरा डोमेन मेंबर मशीन था जिसको हमने SCCM सर्वर बनाया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इफेक्टिव डेट एंड एक्सपायरी डेट, यानी मेरे सर्टिफिकेट्स सर्विसेज प्रॉपर्ली काम कर रही है। अभी SCCM सर्वर पे मैंने क्या-क्या चेंजेस किए हैं उसकी मैं बात करता हूँ। सो विल गो टू साइट्स, मैंने साइट्स पे जाके साइट्स सर्वर सेलेक्ट किया, उसके प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ मैं। उसके बाद मैं कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पे गया हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जनरेटेड सर्टिफिकेट फॉर HTTP इनेबल करके देखा था, उसे वापस डिसेबल करके भी देखा। ये क्लाइंट चेक्स द सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट CRL फॉर साइज़ सिस्टम्स, ये भी करके देखा, ये भी अ, वापस निकाल के फिर लगाया, फिर निकाला, फिर अभी वापस इवनिंग में मैं लेके बैठा था 6:30 बजे, फिर मैंने एप्लीकेबल कर दिया है। ये मैंने मेन यहाँ पे चेंजेस किए थे। उसके अलावा हमने एक स्टैंडर्ड चेंज किया था, हमने बाउंड्री ग्रुप्स में जाके हमारा हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन में बाउंड्री ग्रुप्स में हमने जाके हमारा SCCM सर्वर यानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डिफाइन कर दिया था। सो इफ वी गो टू प्रॉपर्टीज़, हमारे बाउंड्री ग्रुप के, यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री एडेड है। रेफरेंसेस में हमने यूज़ दिस बाउंड्री ग्रुप फॉर साइट असाइनमेंट सेलेक्ट किया था और हमने साइट सर्वर यहाँ पे दे दिया था। अगर हमारे पास मल्टीपल साइट सर्वर्स है, वी कैन ऐड मल्टीपल साइट सर्वर्स, इतना हमने कॉन्फ़िगरेशन करके रखा था। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम चलते हैं क्लाइंट सेटिंग्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं हम। यहाँ पे हमने क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की थी। सो वी हैव क्लाइंट सेटिंग्स, ठीक है? ये हमारे पास क्लाइंट सेटिंग्स है। यहाँ पे हमने क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की थी। आई विल डबल क्लिक इट। तो क्लाइंट सेटिंग्स में हमने क्या-क्या कॉन्फ़िगर किया था, वी विल चेक इट अगेन्स्ट। हुँ, तो यहाँ पे हमने क्लाइंट पॉलिसी बोली थी 5 मिनट्स पे पुश होनी चाहिए। एनेबल यूज़र पॉलिसी ऑन क्लाइंट्स येस कर दी थी, ठीक है? एनेबल यूज़र पॉलिसी रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनेट क्लाइंट्स नो कर दिया था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो डिवाइस पॉलिसी जाएगी, ठीक है? सो स्पेसिफाई हाउ क्लाइंट कंप्यूटर्स रिट्रीव पॉलिसी, तो मैं यूज़र बेस्ड पॉलिसी जो येस था, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया था, येस ही था, येस रहने दिया था। कंप्लायंस सेटिंग्स में बोला था एवरी 1 आवर चेक करना है कंप्लायंस, ठीक है? कंप्यूटर एजेंट जो हमारा एससीएम का एजेंट है, वो क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? हमने हमारा ऑर्गनाइज़ेशन नेम दिया था यहाँ पे एसपी कॉर्पोरेशन, ठीक है? उसके अलावा हमने कंप्यूटर रीस्टार्ट का कॉन्फ़िगरेशन किया था। इसमें हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए, कुछ-कुछ हम बाद में भी देखेंगे। आज मैं एक चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है? हमने सॉफ्टवेयर सेंटर कॉन्फ़िगरेशन किया था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेंटर येस, ठीक है? कस्टमाइज़ किया था न्यू सेटिंग्स, कस्टमाइज़ में जाके हमने यहाँ पे हमारा कलर चेंज किया था, हमारा ऑर्गनाइज़ेशन नेम दे दिया। फिर टैब्स में जाके मैंने एक कस्टम टैब दिया था, टेस्ट टैब, मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं टेस्ट टैब ही रहने देता हूँ, इसको लिंक दिया था google.com, ठीक है? इसको लिंक दिया था मैंने google.com। आई विल मैक्सिमाइज़ द स्क्रीन। सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी पे जाऊँगा, सॉरी हार्डवेयर इन्वेंटरी पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे एवरी 7 डेज़ है मेरा इन्वेंटरी शेड्यूल्ड, मैं इसको एवरी 1 आवर कर देता हूँ या एवरी 3 आवर्स कर सकता हूँ, एवरी 3 आवर्स मैं कर देता हूँ और बेटर 1 आवर हमारा लैब एनवायरनमेंट है, ठीक है? लेकिन मुझे क्या-क्या इन्वेंटरी पुल करनी है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास सेट क्लासेस है, सेट क्लासेस पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लासेस लोड हो रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे मुझे क्या-क्या पुल करना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे मशीन पे, हर मशीन पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी है, तो बैटरी सिर्फ़ लैपटॉप्स पे अवेलेबल रहेगी, मेरे डेस्कटॉप मशीन्स पे बैटरी अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है? बिटलॉकर एन्क्रिप्शन डिटेल्स है, बिटलॉकर पॉलिसी है, बूट कॉन्फ़िगरेशन है, ब्राउज़र हेल्पर है, क्लाइंट डायग्नोस्टिक्स है, ठीक है? तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन क्या-क्या चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो भी रिलेवेंट है, जैसे मुझे चाहिए इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे। भई इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर कौन-सा है मुझे बताओ, ठीक है? सॉफ्टवेयर का कोड क्या है, डिस्प्ले नेम क्या है, चैनल कोड क्या है, चैनल आईडी क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है? इंस्टॉल्ड एक्जीक्यूटेबल फाइल्स बताओ। मुझे कीबोर्ड का इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है? मोबाइल डिवाइस ब्लूटूथ का इन्फॉर्मेशन दो। तो ये सारा मैं हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन उस मशीन का पुल कर सकता हूँ। वो यूज़र यूज़ कर रहा है, मेरे पास मशीन आया भी नहीं है, मैं एससीएम एडमिन हूँ। अभी मेरे पास 20,000 यूज़र्स हैं एनवायरनमेंट में, 20,000 यूज़र्स हैं प्रोडक्शन में। तो हर एक का डिवाइस का तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगा नहीं, उसका क्या सीरियल नंबर है, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कौन यूज़ कर रहा है। वो सारी जैसे हमने यूज़र एफिनिटी डिफाइन कर दी है क्लाइंट सेटिंग्स में, तो भई ये यूज़र को ये मशीन बाय डिफ़ॉल्ट अलोकेट हो जाएगा, इतने घंटे के लिए इतने दिन में ये मशीन यूज़ किया है तो, वो उस यूज़र का ही मशीन कंसीडर किया जाएगा। तो अभी हर एक मशीन का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे नेटवर्क लॉग ऑन प्रोफाइल चाहिए मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आई कैन पुल दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एंटी इवेंट लॉग फाइल चाहिए और सो वी कैन पुल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, विल कम टू दिस व्हेन वी आर स्टडीइंग सॉफ्टवेयर मीटरिंग और हार्डवेयर इंटेलिजेंस। और यहाँ पे हमने यूज़र एफिनिटी ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है भई, 200 मिनट यूज़ किया है उसने 30 दिन में, तो उस वो मशीन उस यूज़र का कंसीडर किया जाएगा। अभी मैं फिलहाल इसको ओके कर देता हूँ और जो मेरा एससीएम सर्वर है, इस सर्वर पे मेरा क्लाइंट इंस्टॉल हो गया ऑलरेडी, 2 मशीन पे नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर सेंटर पुल करता हूँ, ठीक है? तो वी कैन सी द यहाँ पे मेरा कलर चेंज हो गया है, एसपी कॉर्पोरेशन आ गया है, टेस्ट टैब आ गया है मेरा। अभी टेस्ट टैब पे क्लिक करूँगा तो google.com पे लेके जाएगा, वी नो वी हैव कॉन्फिगर लिंक, ठीक है? हमने google.com का लिंक कॉन्फ़िगर किया है।
विल कम बैक। ठीक है, एप्लीकेशंस है, अपडेट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन स्टेटस है, राइट? डिवाइस कंप्लायंस है कि नहीं, मैं यहाँ से चेक कंप्लायंस कर सकता हूँ। तो वी कैन सी 8:43 AM 18/3 को, यानी मेरा 18/3 हो गया। ये google.com लॉन्च कर रहा है वो कस्टम टैब से, सो आई जस्ट क्लोज इट। भाई मुझे गूगल लॉन्च नहीं करवाना है, मे बी लॉन्च कर देगा वो आई में, राइट? सो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर सेंटर में सब कुछ एप्लीकेबल हो चुका है, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था क्लाइंट सेटिंग्स के थ्रू, यानी जो भी सेटिंग्स पुश किए थे क्लाइंट सेटिंग्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, नो? यस, यस। राइट? मे बी हाँ, अगर आप कोई रिएक्शन दे रहे हो तो मैं शायद नहीं देख पाऊँगा, बिकॉज़ एट प्रेज़ेंट आई एम नॉट इन बैंगलोर, सो मैं अपना एक्सटर्नल स्क्रीन नहीं यूज़ कर पाऊँगा, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप टीम्स ओपन ऑन वन स्क्रीन एंड मेरा अनदर स्क्रीन शेयर्ड रहेगा। सो प्लीज़ इफ यू वांट टू कन्वे एनीथिंग बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं आ जाता हूँ वापस एससीएम सर्वर पे। अभी हम यूज़र कलेक्शन देखेंगे, हम कलेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे आज। लेकिन कलेक्शंस के बारे में स्टडी करने से पहले व्हाट वी विल डू, हम सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल इंस्टॉल करेंगे, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट इंस्टॉल करेंगे। रिपोर्टिंग सर्विसेज हम कल देखेंगे, हम सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल आज इंस्टॉल करेंगे। क्यों आज इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट? क्योंकि उसको इंटरनेट के साथ सिंक करने में कभी-कभी 2 घंटे भी लग सकते हैं, कभी-कभी 20 घंटे भी लग सकते हैं। अभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट काम क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो मैंने बोल दिया सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो अभी ये फॉर एग्जांपल मेरा एससीएम सर्वर है। अभी जनरली प्रोडक्शन में क्या होगा, आपका एससीएम सर्वर होगा। अभी एससीएम सर्वर को अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे? तो भाई एससीएम सर्वर खुद तो अपडेट्स लाएगा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से लाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के कैटलॉग से लाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का कैटलॉग बोलेगा भाई मैं एससीएम सर्वर को नहीं पहचानता हूँ, मैं एससीएम सर्वर को अपडेट्स नहीं दूँगा। मैं दूँगा आपके डब्ल्यूसू सर्वर को। तो हमने जब प्री-रिक्विजिट्स इंस्टॉल की थी एससीएम सर्वर के लिए, तो हमने डब्ल्यूसू सर्वर इंस्टॉल किया था, ठीक है? डब्ल्यूसू सर्वर इंस्टॉल किया था, डब्ल्यूसू सर्वर को रो इंस्टॉल किया था और उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, एडवांस या फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था। क्यों? क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमको हमारे एनवायरनमेंट में अपडेट्स पुश करने के लिए डब्ल्यूसूस का यूज़ नहीं करना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से के साथ तो डब्ल्यूसूस ही बात करना है, इसलिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके छोड़ देना है। अभी तो भई मेरा डब्ल्यूसूस इंस्टॉल्ड है, वो माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग के साथ बात कर रहा है, मेरे पास एससीएम है, जो एंड यूज़र मशीन्स पे क्या करेगा? सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुश करेगा। लेकिन ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? तो भई मेरे पास तो मेरा डेटाबेस सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है? एसक्यूएल सर्वर हमने इसी मशीन पे इंस्टॉल किया है। हमने सारे रोल एक ही मशीन पे इंस्टॉल किया है, सो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, लेकिन प्रोडक्शन में सब कुछ अलग-अलग मशीन्स होंगे। ठीक है? तो भई एससीएम सर्वर का खुद का डेटाबेस है जो एसक्यूएल में स्टोर्ड है। मेरे डब्ल्यूसी सर्वर जो डब्ल्यूआईडी डेटाबेस ले रहा था विंडोज़ इंटरनल डेटाबेस, उसको भी मैंने निकाल के एसक्यूएल सर्वर का सेम एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस दे दिया है। तो मेरे ये दोनों सर्वर जो है डब्ल्यूसी सर्वर और सर्वर सेम डेटाबेस सर्वर से बात कर रहे हैं। लेकिन भाई डब्ल्यूसीएस और एससीएम आपस में कैसे बात करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक कनेक्टिंग पॉइंट है जिसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट बात करेगा मेरे एससीएम से भी और ये बात करेगा मेरे डब्ल्यूसीएस सर्वर से। दोनों से बात करेगा। ये एक ब्रिज का काम करेगा। भई डब्ल्यूसीएस का लैंग्वेज ये समझेगा और इंटरप्रेट करके मेरे एससीएम सर्वर को दे देगा। भई यही अपडेट्स आपको चाहिए। ठीक है? सो हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे हमारे साइट सर्वर पे। ठीक है? हमारे एससीएम साइट सर्वर है जो, ठीक है? हमारे पास एक साइट है, कौन-सी साइट है? प्राइमरी साइट 1 पीएस1, राइट? पीएस1 साइट है हमारी, एसपी प्राइमरी साइट, ठीक है? उसमें हमारे पास एक साइट सर्वर है एससीएम 01। तो हम आते हैं साइट सर्वर पे, सर्वर्स एंड साइट सिस्टम पर। तो ये मेरा सर्वर है sccm.sp.com और उसपे ये सारे रोल्स इंस्टॉल्ड है अभी मेरे पास। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट का रोल इंस्टॉल्ड नहीं है। मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट रोल इंस्टॉल करना है ताकि वो बैकग्राउंड में डब्ल्यूसी सर्वर के साथ सिंक होना स्टार्ट कर दे और वो कैटलॉग पुल करके लेके आए मेरे माइक्रोसॉफ्ट से, बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम 1 टू 2 डेज़। जब तक हम वो चैप्टर देखेंगे तब तक वो सिंक हो जाएगा। सो विल राइट क्लिक हियर, हम बोलेंगे ऐड साइट सिस्टम रोल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है
आप रोल ऐड करने का स्क्रीन लॉन्च कर रहा है। सो फर्स्ट है साइट कोड, भाई मेरा साइट कोड वैलिड है। स्पेसिफाई एन एफक्यूडीएन फॉर दिस साइट सर्वर फॉर यूज ऑन द इंटरनेट। अगर आप इसको इंटरनेट पे यूज करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट पे जो साइट सिस्टम कोड या एफक्यूडीएन यूज होगा, जाहिर सी बात है मैं SCCM01.sp.com तो इंटरनेट पे पब्लिश नहीं करूंगा। इंटरनेट पे मेरा DMZ जोन वाला सर्वर रहेगा या ट्रांसलेटेड DNS नेम रहेगा, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अलबत्ता और अपैरेंटली वी आर नॉट यूजिंग गोइंग टू यूज SCCM ऑन इंटरनेट, तो हम अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। requires a site server to initiate connections to this site system, नहीं जरूरत है। right, use the site server's computer account, we are going to use the site server's computer account only, right? We can say allow connection fallback to NTLM, तो मैं ये if the site server is unable to authenticate with the site system using Kerberos। अभी क्या है, हम जनरली आजकल एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जो भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज है वो Kerberos यूज करती है, लेकिन समझो एनवायरनमेंट में कोई सर्वर Kerberos यूज नहीं कर रहा है तो वो NTLM यूज करेगा। राइट, न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर उसका फुल फॉर्म है NTLM, जो पुराना ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दिख जाता है। सो वी जनरली डोंट यूज NTLM, तो हमको फॉल बैक के लिए NTLM नहीं चाहिए बिकॉज इट इज एन अनसिक्योर कनेक्शन। सो वील जस्ट मूव नेक्स्ट। अभी हम हमारे प्रोडक्शन में प्रॉक्सी तो यूज नहीं करें तो प्रॉक्सी भी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई आपको क्या चाहिए, आप वो सिलेक्ट करो। तो मैं बोलता हूँ मुझे पहले तो सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट चाहिए। ठीक है, मैं पहले सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट इंस्टॉल करूंगा, फिर फॉलबैक स्टेटस पॉइंट भी इंस्टॉल कर दूंगा, और फॉलबैक स्टेटस पॉइंट विल सी विद द रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट। ठीक है, रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट और फॉलबैक स्टेटस पॉइंट हम साथ में देखेंगे। तो अभी मैं फिलहाल सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट इंस्टॉल कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बोल रहा है WSUS कॉन्फ़िगरेशन, सो WSUS, जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है WSUS कॉन्फ़िगरेशन। सो WSUS जनरली हमारा SCCM सर्वर के साथ जो WSUS बात करेंगे, WSUS जिस पोर्ट्स पे बात करेगा दैट इज 8530 फॉर नॉन SSL पोर्ट एंड SSL पोर्ट मेरा 8531 है। लेकिन अभी मैं विंडोज सर्वर 2019 यूज कर रहा हूँ। अगर मैं विनवर पे जाता हूँ, विनवर आई एम यूजिंग विंडोज सर्वर 2019। मेरा विंडोज सर्वर 2016 है या विंडोज सर्वर 2022 है, तो भी 8530 8531 ही काम करेंगे। या विंडोज सर्वर 2012 और 2012 R2 है तो भी 8530 और 8531 ही काम करेंगे। लेकिन अगर मैं विंडोज सर्वर 2012 से पहले सिस्टम काम ये कॉन्फ़िगर कर रहा होता, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 आएगा और यहाँ पे 443 आएगा। सो दैट इज अ नॉर्मल HTTP एंड HTTPS पोर्ट, जो हमारा विंडोज सर्वर 2012 से चेंज हो चुका है बिकॉज उसमें इश्यूज आते थे, क्योंकि सेम पोर्ट पे आपका हो सकता है कोई और वेबसाइट या वेब सर्विसेज चल रहा है तो वो क्लैश हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 8530 एंड 8531 डेडिकेटेड पोर्ट बना दिए हैं, नॉन SSL एंड SSL फॉर WSUS। ठीक है, तो हमको SSL कम्युनिकेशन अभी नहीं चाहिए, सो विल नॉट सिलेक्ट, हमको SSL चाहिए। अलाउ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाउड मैनेजमेंट गेटवे ट्रैफिक, तो अभी अभी हमने CMG कॉन्फ़िगर नहीं किया है और ना ही हम करेंगे। CMG या क्लाउड मैनेजमेंट गेटवे क्या है, अगर आपको इंट्यून और SCCM साथ में काम करवाना है हाइब्रिड एनवायरनमेंट में, यहाँ को मैनेजमेंट करवाना है, जिसे हम को मैनेजमेंट बोलते हैं हम MDM के लैंग्वेज में, को मैनेजमेंट करवाना है, देन ओनली विल कॉन्फ़िगर CMG। तो CMG कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसके साथ हमारा SCCM इंट्यून के साथ यानी क्लाउड सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड वी कैन मैनेज ऑल दी थिंग्स टुगेदर। फिर एडजस्ट दी डाउनलोड स्पीड, तो अभी हमको डाउनलोड भी एडजस्ट नहीं करनी है, तो ये हम तीनों एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्लाइंट कनेक्शन टाइप, अभी मेरे पास सिर्फ इंट्रानेट पे है, सिर्फ लैन पे क्लाइंट्स है। अगर मुझे सिर्फ इंटरनेट के मैनेज करने हो तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ लैन के मैनेज करने हो तो फर्स्ट ऑप्शन, मुझे दोनों मैनेज करने हो तो मैं इंट्रानेट एज वेल एज इंटरनेट सेलेक्ट करूंगा। तो मेरे पास सिर्फ इंट्रानेट के क्लाइंट्स है, सो आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। वी विल मूव नेक्स्ट।
अभी बोलता है सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स तो है ही नहीं। WSO सर्वर कनेक्शन अकाउंट, अगर मेरा WSO सर्वर किसी और सर्वर पे होता, अभी फिलहाल इसी सर्वर पे है, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और सर्वर पे होता तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे अकाउंट लगता, सर्विस अकाउंट लगता। सो वी कैन यूज दैट अकाउंट हियर। अभी मेरे को इस अकाउंट की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा करंट सिस्टम का अकाउंट ही सफिशिएंट है सेम सर्विस के साथ बात करने के लिए, सेम सर्विस सेम सर्वर पे, ठीक है, बिकॉज WSS इज ऑन दी सेम सर्वर। वी विल मूव नेक्स्ट। अभी सिंक्रोनाइज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर, तो मैं यहाँ तो WSO सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ या माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के साथ, तो मैं बोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के साथ WSO सर्वर डायरेक्ट सिंक्रोनाइज कर लेगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी WSO सर्वर है और वो वो किसी और WSO सर्वर के साथ बात कर रहा है और वो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के साथ बात कर रहा है, तो मैं सेकंड WSO सर्वर है जिसके साथ मैं कनेक्शन स्टैब्लिश कर, तो मैं उसका एफक्यूडीएन यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ही WSO सर्वर है जो इसी मशीन पे जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ बात करने वाला है, सो आई विल कॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट। मैं ये ऑप्शन कॉन्फ़िगर करूंगा। फिर मैं बोलूंगा क्रिएट WSO रिपोर्टिंग इवेंट, तो मैं बोलता हूँ स्टेटस रिपोर्टिंग इवेंट्स या ऑल रिपोर्टिंग इवेंट्स, सारे मैं एनेबल कर देता हूँ। अभी आप ये एनेबल करोगे तो आपका लॉग्स बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, लॉग फाइल बढ़ने लगेगा। सो आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए सर्वर पे कि आपका लॉग फाइल्स बढ़ता है तो भी आपको सो एट प्रेजेंट आई विल सेलेक्ट ऑल, क्योंकि मेरा छोटा एनवायरनमेंट है इसलिए कोई टेंशन नहीं। विल मूव नेक्स्ट। अभी आपको कब कब सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे भाई एवरी 3 डेज सिंक्रोनाइजेशन करके दे। एवरी 3 डेज मैं कस्टम ऑन डिमांड सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकता हूँ अंदर से, दैट विल सी लेटर ऑन, ठीक है। अलर्ट व्हेन सिंक्रोनाइजेशन फेल्स ऑन एनी साइट इन दी हायरार्की, तो मैं ये भी कर सकता हूँ भाई, अगर सिंक्रोनाइजेशन फेल होता है तो मुझे अलर्ट भी करे। विल मूव नेक्स्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट स्क्रीन है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, तो सुपरसीडेंस अपडेट्स की बात हो रही है। तो सुपरसीडेड अपडेट्स क्या होते हैं, वो अपडेट्स जिनका आज के ट्रेंड में कोई काम नहीं है, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट रिलीज किया 2022 में, ठीक है। अभी उसमें कुछ बग्स फिक्सेस आने लगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसका वर्जन अपडेट करके नए केबी नंबर के साथ अपडेट रिलीज किया 2023 में। तो वो 2022 वाला तो मेरे लिए अपडेट काम का नहीं है, वो पुराना हो चुका है, उसके बदले नया अपडेट आ चुका है। तो वो जो पुराना अपडेट है उसे हम सुपरसीडेड अपडेट्स बोलते हैं, यानी उस अपडेट्स की अभी हमको जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे भाई डू नॉट एक्सपायर अ सुपरसीडेड अपडेट, तो वो जो अपडेट जरूरत नहीं है वो भी सिंक करके लाएगा, वो भी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, हालांकि हमको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। सो हम बोलेंगे इमीडिएटली एक्सपायर अ सुपरसीडेड सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी वो सुपरसीडेड अपडेट डाउनलोड ही नहीं करेगा। लेकिन ये किसके लिए, सुपरसीडेड अपडेट बिहेवियर फॉर दी फीचर अपडेट्स, राइट। अगर फीचर अपडेट है ये, लेकिन सॉरी, अपडेट्स अदर देन फीचर अपडेट्स, मतलब फीचर अपडेट के अलावा जो भी अपडेट है, चाहे मेरा सिक्योरिटी अपडेट हो, क्रिटिकल अपडेट हो, बग फिक्स अपडेट हो, राइट, उन सब अपडेट्स के लिए मुझे इमीडिएटली एक्सपायर कर देना है। और यहाँ पे फीचर अपडेट्स है, फीचर अपडेट के लिए भी मुझे इमीडिएटली एक्सपायर कर देना है, क्योंकि दोनों कैटेगरी के अपडेट्स मेरे लिए कोई रिलेवेंसी नहीं रखते हैं। क्लियर है इतना, यस नो? यस यस। विल मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बोलता है कॉन्फ़िगर WSS मेंटेनेंस बिहेवियर, राइट। Decline expired updates in WSS according to superseded rules, add non-clustered indexes to the WSS database, remove obsolete updates from the WSS। तो मैं बोलता हूँ remove obsolete updates from the WSS database itself, ताकि हमको SSA में वो दिखे ही नहीं। We'll move next। अभी मिनिमम रन टाइम फॉर विंडोज फीचर अपडेट्स पे, फीचर अपडेट्स जब इंस्टॉल होंगे कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे से तो ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मेरे पास ऑफिस 365 या नॉन फीचर अपडेट्स है तो कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स या 1 मिनट, 1 आवर से तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं ये टाइम कम करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वी कैन डू इट हियर, राइट। तो ये मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम रन टाइम फॉर विंडोज फीचर अपडेट्स
for maximum runtime for Office 365 updates and non-feature updates, and maximum runtime for all other software updates outside these categories such as third party updates. तो मैं उसमें भी 1 घंटा रहने देता हूँ। जैसे मुझे गूगल क्रोम अपडेट करना है फॉर एग्जांपल, तो 1 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा नहीं। अगर मुझे लगता है भई 2 दिन लगने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से मिनट्स डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन आइडियली हमको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, सो 60 मिनट्स इज़ क्वाइट इनफ। विल मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बोल रहा है डाउनलोड फुल फाइल्स फॉर ऑल अप्रूव्ड अपडेट्स, या डाउनलोड बोथ फुल फाइल्स ऑफ फॉर ऑल अप्रूव्ड अपडेट्स एंड एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन फाइल्स फॉर विंडोज 10 एंड लेटर। अगर मेरा क्लाइंट ओएस विंडोज 10 और लेटर है, या विंडोज 10 या विंडोज 11 फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए वो एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन डाउनलोड करेगा, बाकी सबके लिए वो फुल अपडेट इंस्टॉल करेगा, फुल फाइल्स डाउनलोड करेगा, व्हिच इज द रिकमेंडेड ऑप्शन। क्यों रिकमेंडेड ऑप्शन है? क्योंकि इसमें पहले तो हमारा डाउनलोडिंग कम हो जाएगा, दूसरा हमारा इंस्टॉलेशन फास्ट हो जाएगा विंडोज 10 और विंडोज 11 मशीन्स पे, यानी क्लाइंट मशीन्स पे। सो विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। विल मूव नेक्स्ट। तो अभी मुझे किस टाइप के अपडेट्स चाहिए? तो मैं बोलता हूँ मुझे क्रिटिकल अपडेट्स दो, सिक्योरिटी अपडेट्स दो, और डेफिनेशन अपडेट्स दो। अभी मुझे सिर्फ इतना ही दो, ठीक है? अगर मुझे फीचर पैक्स चाहिए, सर्विस पैक्स चाहिए, अपडेट रोल-अप्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए, अपग्रेड्स चाहिए, सो आई कैन सेलेक्ट ऑल द थिंग्स फ्रॉम हियर। लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना ही सेलेक्ट करूँगा। विल मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मैं एक्सपांड करूँगा तो बोलता है आपको किसके-किसके लिए अपडेट्स चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ही अंदर ये मेरा ऑल प्रोडक्ट्स और कैटेगरी माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ही खुद के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंटीजन है, बिंग है, बिजटॉक सर्वर है, डेवलपर टूल्स है, रन टाइम्स है, रीडिस्ट्रीब्यूटेबल्स है। ठीक है? फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो वगैरह है। एक्सचेंज सर्वर है, एक्सप्रेशन है, फ़ोरफ्रंट है, एचपीसी पैक है, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए है, एक्सेलरेशन सर्वर है, एप्लीकेशन वर्चुअलाइज़ेशन, डायनामिक सीआरएम है, हेल्थ वॉल्ट है, लिंक सर्वर है, सिक्योरिटी एसेंशियल्स है, सिल्वर लाइट है, सॉरी स्ट्रीम्स है, सिस्टम सेंटर डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर है, नेटवर्क मॉनिटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है? ऑफिस 2016 है, ऑफिस 365 क्लाइंट है, ऑफिस 13 है, ऑफिस 10 है, ठीक है? तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वर्चुअल सर्वर है, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर है, सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर है, यानी मेरा एससीसीएम सर्वर है, राइट? सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर 2007, ठीक है? उसके बाद सिल्वर लाइट है, एसक्यूएल सर्वर है मेरा, ठीक है? अभी ये डेटाबेस थोड़ा पुराना है, सो डोंट नीड टू वरी, वो ऑटोमैटिकली सिंक करता है माइक्रोसॉफ्ट के इसके साथ, ठीक है? उसके अलावा ऑफ़िस देख लिया हमने। अभी विंडोज़ विंडोज़ की बात करूँ, ठीक है? तो विंडोज़ में हमारे पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 लैंग्वेज पैक्स है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ सर्वर 2003, 2008, 2012, 2016, इतना सब कुछ है मेरे पास। तो मैं अभी क्या करता हूँ फिलहाल, मैं इसको सिलेक्ट इसमें क्या क्या होता है, कोई-कोई प्रोडक्ट सिलेक्टेड होते हैं, हमको दिखते नहीं हैं। सो जनरली हम सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सब कुछ अनचेक कर देंगे। तो जो भी सिलेक्टेड रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे भई मुझे किस-किस के अपडेट्स चाहिए, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे भई मुझे सबसे पहले तो चाहिए विंडोज़ 10 के अपडेट्स चाहिए, ठीक है? तो मैं विंडोज़ पे आ जाऊँगा। मैं बोलूँगा मुझे विंडोज़ 10 के अपडेट दो, ठीक है? विंडोज़ सर्वर 2019 यहाँ पे दिखा नहीं, तो बाद में ठीक है, मैंने अपडेट माँगे हैं, और लेट्स से विंडोज़ 16 के भी अपडेट ले लेते हैं, और दूसरा हम ले लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एसक्यूएल सर्वर फीचर पैक ले लेंगे, ठीक है? और बिंग की ज़रूरत नहीं फिलहाल हमको। लेट्स सी हमको रन टाइम की ज़रूरत है क्या? रन टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। डिफेंडर नहीं होगा? डिफेंडर होगा ना, लेकिन अभी सिंक नहीं हुआ है ना, डिफेंडर दिखा नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ठीक है, वो तो फिर से एक बार कैटेगरी में जाके हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अभी हम विल मूव नेक्स्ट। अभी हमको लैंग्वेज सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट फाइल की लैंग्वेज क्या चाहिए आपको? बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम हमारी समरी दिखा देगा हमने क्या-क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। विल मूव नेक्स्ट।
यानी एक बार मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, राइट? इट इज़ गोइंग टू वर्क इन द बैकग्राउंड। इस पे हम वापस आके देखेंगे, ठीक है? अभी अगर हम चलते हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे, यानी मुझे ऑन डिमांड चेकिंग करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स की कैटेगरी है। लेकिन रीज़न क्या है भई? ओके, लेट इट गो ऑन। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे आएँगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाएँगे और ऑल सॉफ्टवेयर अपडेट्स है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऑल सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाऊँगा और यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ेस सॉफ्टवेयर अपडेट्स है। तो यहाँ पे मैं ऑन डिमांड सिंक्रोनाइज़ेशन रन कर सकता हूँ। यू कैन रिव्यू द सिंक्रोनाइज़ेशन प्रोसेस बाय चेकिंग द कंपोनेंट इन द कंपोनेंट स्टेटस नोड, ठीक है, ऑफ द मॉनिटरिंग वर्कस्पेस। तो मॉनिटरिंग में हमको जहाँ पे दिखा रहा था, ये तो इवेंट आया है हमारा, ठीक है? ऑल अलर्ट्स में जाएँगे हम, तो यहाँ पे हमको सिंक्रोनाइज़ेशन फेलियर दिखा रहा है। ये चेक करना पड़ेगा क्यों फेल हो रहा है। राइट, मीनवाइल इसको छोड़ देते हैं, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, वो इंटरनेट से जाके सिंक करेगा। नाउ विल गो एंड टॉक अबाउट कलेक्शन। सो असेट्स एंड कंप्लायंस में अभी हमारे पास 3 डिवाइसेज़ हैं जो डिटेक्ट हुए हैं ईडी से और कुछ 6 यूज़र्स हैं और 2-3 ग्रुप्स हैं जो एडी से डिटेक्ट हुए हैं। नाउ हम यूज़र कलेक्शंस और डिवाइस कलेक्शंस की बात करेंगे, तो यूज़र कलेक्शन एंड डिवाइस कलेक्शन क्या है? तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मुंबई के सारे यूज़र्स हैं या मुंबई के सारे डिवाइसेस हैं या फॉर एग्जांपल बैंगलोर के सारे यूज़र्स हैं, बैंगलोर के सारे डिवाइसेस हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी में से जब हम सिंक करेंगे तो वो तो सारे साथ में आ जाएँगे। हमको सेग्रीगेट होके तो आएगा नहीं। अभी मैं चाहता हूँ मेरा जो क्लाइंट पॉलिसीज़ है वो मुंबई के डिवाइसेस पे अलग से पुश हो, बैंगलोर के यूज़र्स पे अलग, बैंगलोर के डिवाइसेस पे अलग से पुश हो। या मैं चाहता हूँ जब मैं गूगल क्रोम पुश कर रहा हूँ तो अभी मुझे बैंगलोर के यूज़र्स को मोज़िला फायरफॉक्स देना है और गूगल क्रोम सिर्फ़ मुंबई के डिवाइसेस पे देना है। तो मैं यहाँ पे कलेक्शंस बनाऊँगा और उन कलेक्शंस में कैटेगरी वाइज़, चाहे मैं लोकेशन वाइज़, डिपार्टमेंट वाइज़ या प्रोजेक्ट वाइज़ कलेक्शंस बनाऊँगा, चाहे यूज़र्स बेस्ड कलेक्शन हो या डिवाइस बेस्ड कलेक्शन, क्योंकि हम कुछ यूज़र बेस्ड पुश करेंगे, कुछ डिवाइस बेस्ड पुश करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के आइडियली कलेक्शंस होते हैं। ऐसे 5 टाइप होते हैं, लेकिन आइडियली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस। So first is user collection. So let me increase the font. एक है यूजर कलेक्शन, सॉरी, डायरेक्ट रूल, फिर है क्वेरी रूल, फिर है इंक्लूड रूल और है एक्सक्लूड रूल। ये 4 टाइप के कलेक्शंस हम, ये मेथड्स है। हमारे पास है 2 ही टाइप के कलेक्शंस। तो टाइप ऑफ कलेक्शंस की बात करें हम, तो फर्स्ट आता है हमारे पास लिमिटिंग कलेक्शन, सेकंड आता है यूजर कलेक्शन, थर्ड आता है डिवाइस कलेक्शन और ये हमारे मेथड्स ऑफ एडिंग मेंबर्स टू द कलेक्शन। हम कोई भी कलेक्शन बनाएँगे, चाहे यूज़र बेस्ड कलेक्शन हो या डिवाइस बेस्ड कलेक्शन, तो उसमें मेंबर्स कैसे ऐड करेंगे? तो मेंबर्स ऐड करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, डायरेक्ट रूल, क्वेरी रूल, इंक्लूड रूल एंड एक्सक्लूड रूल। तो फर्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ कलेक्शन, तो ये लिमिटिंग कलेक्शन क्या है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझो एक कंपनी है टीसीएस, ठीक है? टीसीएस, तो उसमें मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूज़र्स है, ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूज़र्स है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं।
तो अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर्स की बात करूं तो वो उनका लिमिटिंग कलेक्शन क्या होगा, उनकी लिमिट क्या है, मैं कहां से उठाऊंगा, जो मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर्स है वो कहां से उठाऊंगा, एनी एनी आइडिया, मैं कैसे उसको डिफाइन करूंगा, भाई ये मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर्स है। यस गौरंग, भाविक। तो फाइनेंस का जो ग्रुप बनाया ना हमने, वहां से उठाएंगे ना हम। होल्ड ऑन जगदीश, आई विल कम टू यू। सी जगदीश ने थोड़ा बहुत एससीसीएम पे काम किया हुआ है, सो इसलिए मैं जगदीश को सबसे लास्ट में ऑप्शन रखता हूँ। मैं भाविक और गौरंग से इसलिए पूछता हूँ सो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। यस भाविक एंड गौरंग। सो भाविक एंड गौरंग दोनों मूवी देखने में बिजी है, राइट? और फाइनेंस का हमने जो ग्रुप बनाया हो ना, तो मुझे एडी एक यूजर कलेक्शन बनाना है, ठीक है, फाइनेंस यूजर्स का। ठीक है, ये मैं मुझे ये यूजर बेस कलेक्शन बनाना है। तो समझो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में 25 यूजर्स है, फाइनेंस यूजर्स। तो यहाँ पे जब मैं सिंक करूंगा तो यहाँ पे तो मेरे सारे 20,000 यूजर्स आ जाएंगे साथ में। तो 20,000 यूजर्स आ जाएंगे तो उनमें से मैं फाइनेंस के यूजर्स कैसे ढूंढूंगा, मेरा लिमिटिंग कलेक्शन क्या होगा? अगर मुझे लिमिट डिफाइन करनी है कि भाई मुझे यहाँ से इसमें से ही फाइनेंस यूजर्स उठाना, मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कोई लिमिट, कोई बाउंड्री होगी ना भाई, इसके बाहर से तो मैं फाइनेंस के यूजर्स नहीं उठा सकता। समझो फॉर एग्जांपल मेरा है आईसीआईसीआई बैंक, मुझे आईसीआईसीआई बैंक के फाइनेंस के यूजर्स चाहिए, 25 यूजर्स, मेरे पास 20,000 यूजर्स है। तो मैं कैसे बोलूंगा भाई यही मेरे फाइनेंस के यूजर्स है, यही 25 मेरे फाइनेंस के यूजर्स है? कोई लिमिटिंग कलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे लिमिटिंग कलेक्शन मेरा क्या होगा, ऑल आईसीआईसीआई बैंक यूजर्स। मतलब मैं एचडीएफसी बैंक के तो फाइनेंस यूजर्स नहीं डाल सकता ना मेरे कलेक्शन में। तो मेरा लिमिटिंग क्या है, कलेक्शन, लिमिटिंग कलेक्शन क्या होगा, मेरे जितने भी आईसीआईसीआई बैंक के यूजर्स है वो मेरा लिमिटिंग कलेक्शन हो गया। मतलब उसके बाहर मेरे फाइनेंस यूजर्स अवेलेबल नहीं होंगे, उसके अंदर ही होंगे, यानी वो मेरा लिमिटिंग कलेक्शन, ऑल यूजर्स मेरा लिमिटिंग कलेक्शन हो गया। ऑल आईसीआईसीआई बैंक यूजर्स हैं, ऑल यूजर्स मेरा लिमिटिंग कलेक्शन हो गया। भाई इसके अंदर से ही मैं उठा सकता हूँ फाइनेंस के यूजर्स। ठीक है, अगर कोई मेरा आईसीआईसीआई बैंक में एचआर का बंदा काम कर रहा है, उसका कोई रिलेटिव है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लेकिन वो आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है, तो वो मेरा लिमिट, वो मेरे स्कोप में नहीं आएगा, वो मेरे स्कोप से बाहर चला गया। तो मेरा स्कोप क्या हुआ, ऑल यूजर्स या ऑल आईसीआईसीआई बैंक यूजर्स, वो मेरा लिमिटिंग कलेक्शन माना जाएगा। उसमें से मैं डिफाइन करूंगा भाई मुझे अभी 25 मेरे फाइनेंस यूजर्स चाहिए। अभी वो मैं फाइनेंस यूजर्स कैसे डालने हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, कैसे यूजर कलेक्शन यानी कैसे डिवाइस कलेक्शन बनाना है। ठीक है, वो कैसे मेंबर्स ऐड करने हैं वो हम देखेंगे। लेकिन मेरा लिमिटिंग कलेक्शन क्या होगा, भाई जिसके अंदर से मुझे उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ग्रुप बनाया है, मैंने फाइनेंस यूजर्स का ग्रुप बनाया है एडी में, फाइनेंस यूजर्स, ये मैंने ग्रुप बनाया है, करेक्ट? यस और नो? यस। राइट? तो ये मैंने ग्रुप बनाया है। तो ये मैंने जब ग्रुप बनाया तो मैं इसमें मेंबर्स कैसे डालूंगा? ठीक है, ये मेरा समझो सिक्योरिटी ग्रुप है, ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप है। तो इसमें जब मैं मेंबर्स डालूंगा तो मेंबर्स तो सिर्फ मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में से ही डालेंगे ना, कि कहीं और से भी डालेंगे? यूजर्स जो भी होंगे मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में होंगे, और एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स इसमें एज अ मेंबर डालेंगे। तो इसी तरह जब मैं कोई कलेक्शन बना रहा हूँ, चाहे यूजर बेस्ड कलेक्शन हो या डिवाइस बेस्ड कलेक्शन, तो उसमें हम एक लिमिटिंग कलेक्शन डिफाइन करते हैं। भाई इस ये मेरा स्कोप है, इसके बाहर से तो मैं यूजर्स या डिवाइस ऐड नहीं कर सकता। डिवाइस कैसे, भाई समझो ऑल सिस्टम्स, ऑल सिस्टम्स कौन से, जो भी मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मेरे डोमेन में रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरा लिमिटिंग कलेक्शन होगा। क्लियर है भाविक, गौरांग, जगदीश? Yes, 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 it's clear. यस यस। भाविक यू आर नॉट ऑडिबल। Yes, yes, it's clear. ओके, ठीक है।
सो ये मेरा लिमिटिंग कलेक्शन हो गया। अभी यूजर कलेक्शन और डिवाइस कलेक्शन दो टाइप के कलेक्शन बना सकते हैं हम। तो मेथड्स कैसे हैं? हमारे पास डायरेक्ट रूल है, क्वेरी रूल है, इंक्लूड रूल है, एक्सक्लूड रूल है। तो पहले मैं डायरेक्ट रूल और क्वेरी रूल के बारे में बात करता हूँ। तो डायरेक्ट रूल क्या है? जब मुझे स्टैटिक मेंबरशिप देना है, स्टैटिक मेंबरशिप यानी अगर वो मेंबरशिप चेंज करना है तो जो मुझे मैन्युअली जाके मेंबरशिप चेंज करना पड़ेगा, उसे हम डायरेक्ट रूल कहते हैं। क्वेरी रूल क्या होता है? भाई मैं क्वेरी लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए भाई यूजर्स इस ओयू में से, ठीक है? फॉर एग्जांपल फाइनेंस नाम का ओयू बना दिया और उसके अंदर से मुझे सारे यूजर्स चाहिए। तो यानी फाइनेंस ओयू में कभी भी यूजर ऐड होगा या रिमूव होगा, ऑटोमेटिकली मेरा मेंबरशिप अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है? यानी डायनामिक मेंबरशिप। तो क्वेरी रूल डायनामिक मेंबरशिप के लिए हम यूज करते हैं क्वेरी रूल, और स्टैटिक मेंबरशिप के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट रूल। क्लियर है इतना? क्लियर है। Right? अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, लेट्स अज्यूम मैंने एक यूजर कलेक्शन बनाया है जिसका नाम है मुंबई फाइनेंस यूजर्स। दूसरा यूजर कलेक्शन बनाया बेंगलुरु फाइनेंस यूजर्स। तीसरा यूजर बनाया कलेक्शन बनाया, ठीक है, स्पेन फाइनेंस यूजर्स। अभी मुंबई फाइनेंस यूजर के कलेक्शन में मेरे कौन से यूजर्स होंगे? कहाँ के यूजर्स होंगे? ये मेरा कलेक्शन का नाम है मुंबई फाइनेंस यूजर्स। इसमें मुझे कौन सा मेंबरशिप ऐड करना चाहिए? कौन से यूजर्स ऐड करने चाहिए? जो भी फाइनेंस यूजर्स है और मुंबई के हैं, करेक्ट और नॉट? यस और नो? यस और नो? यस यस राइट। सो समझो मेरे पास 10 मुंबई में या 8 मुंबई में फाइनेंस यूजर्स है, 7 फाइनेंस यूजर्स है। मेरे पास बैंगलोर में फॉर एग्जांपल 10 फाइनेंस यूजर्स है, ठीक है? और फॉर एग्जांपल स्पेन में मेरे पास 5 फाइनेंस यूजर्स है। यानी मैंने एक यूजर कलेक्शन बनाया मुंबई फाइनेंस यूजर्स, जिसमें मैंने 7 यूजर डाल दिए जो सिर्फ मुंबई के हैं, फाइनेंस यूजर है लेकिन सिर्फ मुंबई के हैं। यानी अगर मुझे गूगल क्रोम इंडियन वर्जन पुश करना है तो मैं मुंबई पे पुश करूंगा। मुझे गूगल क्रोम ब्रिटिश वर्जन पुश करना है तो मैं स्पेन के यूजर्स पे पुश करूंगा, राइट? तो मेरे पास स्पेन का अलग फाइनेंस यूजर्स का कलेक्शन है, बैंगलोर का अलग फाइनेंस यूजर्स का कलेक्शन है, मुंबई का अलग फाइनेंस यूजर्स का कलेक्शन है। यानी मैं मुंबई के फाइनेंस यूजर्स गूगल क्रोम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल इंडियन लैंग्वेज वाला, स्पेन पे पुश कर रहा हूँ ब्रिटिश लैंग्वेज वाला, बैंगलोर के फाइनेंस यूजर्स पे मैं फायरफॉक्स पुश कर रहा हूँ, क्रोम की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है? तो मैंने 3 अलग-अलग कनेक्शन बनाए हैं। अभी मैं चाहता हूँ मेरे सारे फाइनेंस यूजर्स को मुझे एडोब रीडर देना है, सिर्फ फाइनेंस यूजर्स को। मुझे बाकी किसी और यूजर को नहीं देना है। तो मैं क्या करूँगा, एक यूजर कलेक्शन बनाऊँगा, ठीक है? जिसमें जिसका नाम दूँगा ऑल फाइनेंस यूजर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये मैंने कलेक्शन बनाया, अभी मुझे मेंबरशिप देना है, तो मैं डायरेक्ट रूल दूँगा, क्वेरी रूल दूँगा, कौन-सा दूँगा? अभी समझो ये मैंने बनाया है डायरेक्ट रूल के थ्रू। वी विल सी प्रैक्टिकली, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने क्वेरी रूल के थ्रू बनाया है और ये भी क्वेरी रूल के थ्रू बनाया है। अभी मुझे ऑल फाइनेंस यूजर्स चाहिए, तो मैं डायरेक्ट रूल यूज़ करूँ क्या क्वेरी रूल यूज़ करूँ? स्टैटिक मेंबरशिप और डायनामिक मेंबरशिप क्या इंक्लूड करना, क्या लेना चाहिए मुझे? यस? क्वेरी लेना चाहिए ना। क्वेरी लेना चाहिए। हम यहाँ पे थर्ड मेथड सेलेक्ट करेंगे, इंक्लूड रूल। यानी मैं क्या करूंगा, ये कलेक्शन बनाऊंगा, उसमें बोलूंगा इंक्लूड मुंबई फाइनेंस यूजर्स, बैंगलोर फाइनेंस यूजर्स एंड फाइनेंस यूजर्स। मैं तीनों कलेक्शन इंक्लूड में डाल दूंगा। यानी इन तीनों कलेक्शंस को इंक्लूड कर लो। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, नेस्टिंग कर रहा हूँ। जैसे हम एक ग्रुप, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी में मुंबई फाइनेंस यूजर्स का ग्रुप बनाया,
बैंगलोर फाइनेंस का बनाया, स्पेन फाइनेंस यूजर्स का ग्रुप बनाया। अभी मुझे सारे फाइनेंस यूजर्स का ग्रुप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से जाके 22 यूजर्स को तो ऐड नहीं करूंगा, मैं वो 3 ग्रुप मेंबर में डाल दूंगा मेंबरशिप में, तो ऑटोमेटिकली ऑल फाइनेंस यूजर्स में सारे यूजर्स आ जाएंगे कि नहीं? यस और नो? यस यस। यस, राइट? Yes. सो सेम चीज हम, यस यस भाविक। जस्ट मिनट, ये जो क्वेरी रूल्स में है, जो क्वेरी रूल्स क्या काम करेगा इसमें, जो मुंबई फाइनेंस यूजर है, सॉरी हाँ मैं भूल गया था डायनेमिक actually। मेंबरशिप, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे कोई स्पेसिफिक ओयू में से ही चाहिए, तो मैं बार बार तो मेंबरशिप चेंज नहीं करूंगा। उस ओयू में दूसरा यूजर आया, मैंने ऐड किया नया यूजर, क्रिएट किया नया यूजर, ऑटोमेटिकली वो मेंबरशिप में ऐड हो जाएगा। रिमूव किया, ऑटोमेटिकली मेंबरशिप में से निकल जाएगा। क्वेरी रूल्स मतलब डायनामिक हो जाएगा, हाँ, और डायरेक्ट डायरेक्ट रूल्स रूल मेरा मतलब। स्टैटिक है, मैं मुझे मैन्युअली मेंबरशिप चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो डिफरेंट ये है। और इंक्लूड मतलब क्या हो जाएगा फिर, कि जितने भी इंक्लूड मतलब, यूजर्स है वो तो। हाँ, हाँ, मैं यूजर्स नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ना डायरेक्ट रूल लिख रहा हूँ ना क्वेरी रूल, मैं सीधा इस कलेक्शन कलेक्शन को ही इंक्लूड कर, कलेक्शंस ले रहे पूरा। हाँ, ओके ओके, कलेक्शन को ही मेंबरशिप में डाल देता हूँ। मतलब जो भी यूजर ये- ऐड होगा रिमूव होगा वो ऑटो हो जाएगा। हाँ, वो इस कलेक्शन में होगा, मुंबई वाले कलेक्शन में या बैंगलोर वाले कलेक्शन में या स्पेन वाले कलेक्शन में। इसमें भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस ये नया कलेक्शन बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ इसमें जो भी यूजर्स आने चाहिए, भाई इन 3 कलेक्शन में से मुझे इंक्लूड करने हैं। क्लियर? क्लियर क्लियर। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यूजर कलेक्शन में बना रहा हूँ इंडियन फाइनेंस यूजर्स का। मेरा कोई लॉ है इंडिया का, भाई मुझे ये टूल मेरे मशीन्स पे चाहिए, मेरे इंडियन यूजर्स के मशीन पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इंडियन फाइनेंस यूजर्स ले लिया। अभी यहां से मैंने इसमें मेंबरशिप डाल दिया, इंक्लूड कर लिया ऑल फाइनेंस यूजर्स, तो इसमें इंडियन फाइनेंस यूजर्स में मेरे सारे ऑल फाइनेंस यूजर्स आ गए इंक्लूड। मतलब 7 यूजर आएंगे उसमें। 7 कैसे आएंगे ना डियर, 22 आ जाएंगे ना, ये सारे आ जाएंगे ना, मेरा कलेक्शन का नाम तो ये आपने है ना। इन ओके ओके, ऑल फाइनेंस यूजर उसमें इंक्लूड ही हाँ, कर दिया। हाँ इंक्लूड समझा किया समझा। तो मेरे सारे 22 ओके यूजर्स आ ओके गए। ओके, सब लेकिन सब क्या के सब मुझे आ ये गए। 5 चाहिए, ये 5 चाहिए क्या मुझे? नहीं चाहिए ना, इसमें ये नहीं चाहिए, इंडियन है, करेक्ट? यस नो? स्पेन वाले यूजर्स नहीं चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ सिंपली क्या बोल दूंगा, एक अलग से रूल लिख दूंगा, एक्सक्लूड स्पेन फाइनेंस यूजर्स। तो इसको मैं स्किप एक कर ग्रुप, देगा। हाँ वो स्किप हो जाएगा फिर। ओके। क्लियर? इंक्लूड अभी एक्सक्लूड। वन मोर क्वेरी, जैसे कि हम्म क्वेरी रूल्स है ठीक है, उसके अंदर मैं कोई यूजर ऐड करूंगा और डिलीट करूंगा, तो ऑल हम्म फाइनेंस यूजर में हम लोगों ने जो इंक्लूड किया किया है उसमें ऑटोमेटिक ऐड और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और जो डायरेक्ट रूल्स है, अगर हम्म डायरेक्ट रूल्स में मैं कोई यूजर डिलीट करूंगा या फिर ऐड करूंगा, तो वो कैसे होगा? तो वो वो मैन्युअली ऐड। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट रूल क्या है, डायरेक्ट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे तो एप्लीकेबल नहीं राइट। है ना। करेक्ट। अगर हाँ आप इसमें मेंबरशिप मॉडिफाई कर रहे हो मैन्युअली, हाँ ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे जो भी मेंबरशिप है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। जस्ट मिनट, अभी स्पेन मैं फाइनेंस एक यूजर है। एग्जांपल देता हूँ, हाँ स्पेन में हाँ मैंने हाँ ऐड किया है सिमरन को, हाँ। अनुषा को और राइट। प्रिया को, ठीक है। 5+3, 5+3। हाँ मतलब मैंने 3 यूजर को ऐड किया, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ अभी हाँ। मैंने स्टैटिक रूल 3 यूजर्स को ऐड किया है, मैं राइट। और ठीक है, अभी अभी मैंने 3 यूजर्स को ऐड किया है, फिर ऑल फाइनेंस यूजर्स का कलेक्शन बना दिया और उसमें मैंने स्पेन फाइनेंस यूजर्स को ऐड कर दिया, तो अभी मेरे अंदर 3 यूजर्स आ गए, करेक्ट? ऑल फाइनेंस में। यस और नो? नहीं, ये तो फिर स्टैटिक है ना, फिर तो हम लोगों को स्टैटिक ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, तो मतलब स्टैटिक तो ये वाला है ना, ये वाला थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी मैंने इंक्लूड या यहाँ पे थोड़ी मैंने डायरेक्ट ओके, या तो क्वेरी रूल डिफाइन किया है। वहाँ पे वो ऑटो आ जाएगा। हाँ, वहां ओके पे देखो, यहाँ पे मेरा स्टैटिक है, यहाँ पे स्टैटिक नहीं, यहाँ पे तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करो? स्पेन ओके फाइनेंस यूजर्स को। अभी स्पेन फाइनेंस यूजर्स में 2 यूजर है, 10 यूजर है, उससे मतलब नहीं है। आज आपने 2 रखे हैं, कल 10 कर देते हो, परसों 5 कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। ओके, जो तो फिर वो इस रूल को तो पढ़ नहीं रहा है, वो तो सीधा इस ग्रुप को उठा रहा है ना, इस कलेक्शन को उठा रहा है। ओके ओके ओके, समझा समझा समझा। अगर वो कलेक्शन अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, अपडेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये अपना अपना रूल्स सब क्रिएट होगा, ये मेथड्स है सब, ये हाँ, अलग अलग मेथड्स है। रूल्स क्रिएट हो रहा है, उसमें टोटल 4 मेथड्स ऐसी है जो अलग अलग टाइप की है, राइट? हाँ, ऐसे है ना? we'll see all 4, हम प्रैक्टिकली चारों देखेंगे, ओके ओके, देन इट्स ओके। राइट। लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको जब हम प्रैक्टिकल लैब देख रहे हो, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं नोटपैड में सब एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। थियरी में पूरा नहीं समझ में आता ना, जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं होएगा। नहीं, प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी देखो, प्रैक्टिकली हम और 8-10 यूजर्स बनाएंगे। देखो, अभी हम डिवाइस कलेक्शन, अभी हमारे पास डिवाइस कलेक्शन कितने अभी तो फिलहाल एक्चुअल में 3 रिपोर्ट हो रहे हैं ऑल सिस्टम्स में, लेकिन हमारा एससीसीएम एजेंट सिर्फ एक पे इंस्टॉल हुआ है। तो जब हम डायनामिक रूल रन करेंगे, क्वेरी रूल, तो डिवाइस कलेक्शन में हम सिर्फ एक ही रूल देख पाएंगे। मैं सोच रहा था 2-3 रूल्स दिखाऊं, बट I'll try, वो हम लेटर ऑन भी दे सकते हैं, लेकिन हम सारे कंसेप्ट, सारे चारों टाइप के रूल्स देख लेंगे। डायरेक्ट रूल यूजर कलेक्शन, डायरेक्ट रूल डिवाइस कलेक्शन, क्वेरी रूल यूजर कलेक्शन, क्वेरी रूल डिवाइस कलेक्शन, ये चारों देखेंगे। फिर एक यूजर कलेक्शन बनाएंगे जिसमें इंक्लूड रूल भी रन करेंगे, एक्सक्लूड रूल भी रन करेंगे। ठीक है? ठीक है। यस, ओके, नॉट इट, यस। तो अभी हम चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे। पहले मैं चलता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी पे, और मैं क्या करता हूँ, मैं 2-4 यूजर्स बना देता हूँ और एक हम अलग से ओयू बना देते हैं। ओके, let's go there. We'll go to tools, Active Directory users and computers. मैं एसपी इंफ्रा को एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक ओयू बना रहा हूँ, न्यू ओयू, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ स्पेन यूजर्स, और दूसरा मैं ओयू बना रहा हूँ जर्मनी यूजर्स, ठीक है। मैंने 2 ओयू बना दिए हैं। अभी मैं जर्मनी में 3 यूजर बना रहा हूँ, पीटर, पॉकर, सॉरी, और एक यूजर बना रहा हूँ मैं एंजेलिना जॉली, और तीसरा यूजर बना रहा हूँ सुपरमैन, और स्पेन में 3 यूजर बना रहा हूँ मैं लेना, जॉन, और एक बना रहा हूँ मैं ट्रेसी। ठीक है, हमने 2 ओयू बनाए हैं और 2 यूजर्स बनाए हैं। अभी चल के हम सिंक करवाते हैं, डिस्कवरी रन करवाते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ आ जाए। गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, चलेंगे हम हायरार्की में, डिस्कवरी मेथड्स में, यूजर डिस्कवरी। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ओयू डिफाइन किया एसपी इंफ्रा का, तो
यहाँ पे अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, पोलिंग शेड्यूल मेरा 5 मिनट का है, 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली यूजर्स लेके आ जाएगा, क्योंकि मैंने पेरेंट ओयू डाल के रखा है। ठीक है, मैंने पेरेंट ओयू एसपी इंफ्रा डाल के रखा है, एसपी इंफ्रा, तो दो सब ओयूज ऑटोमेटिकली डेटा पुल करके लेके आएंगे। विल गो टू असेट्स एंड कंप्लायंस, यूजर्स विल वेट फॉर इट। यहाँ मैं चलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिस्कवरी मेथड्स, यूजर डिस्कवरी, और मैं रन करता हूँ रन फुल डिस्कवरी। यस, वो यूजर का फुल डिस्कवरी रन कर रहा है बैकग्राउंड में, और वो यूजर्स लेके आ जाएगा। इट विल टेक 2 मिनट्स। अगर 5 मिनट में नहीं आया तो हम लोग मैन्युअली रन कर सकते हैं, ऐसा है? हमने मैन्युअली किया ना। हाँ मतलब वही ना, अगर 5 मिनट में अगर ऑटो नहीं हो रहा है तो हम लोग हाँ मैन्युअली भी कर हाँ, सकते हैं, 5 वही। जनरली फाइट फाइट देखो, नेटवर्क कनेक्टिविटी के हिसाब से प्रोडक्शन में 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स लग जाता है। हमने कॉन्फ़िगर 5 मिनट पे रखा है, लेकिन 5 मिनट वो रैंडम 5 मिनट होता है। अभी समझो उसने, मैंने जब ये किया, उसने अभी किया हो, या उसी वक्त ट्रिगर हो गया, तो वो और 5 मिनट वेट करेगा, उसके फिर 5 मिनट के बाद रन करेगा। ठीक है, सो लेट्स रिफ्रेश। पेन पाई है, पोलिंग शेड्यूल, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स। ट्राई करता हूँ डिपार्टमेंट में आ जाए। और डिपार्टमेंट में भी चाहिए। वो इन चेक दी लॉग्स, हम चल के लॉग्स चेक करते हैं। सी ड्राइव, फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, लॉग्स, और यहाँ पे यूजर डिस्कवरी का लॉग होगा। एडी यूजर डिस्कवरी, ये लॉग है हमारा। $9:35 पे बता रहा है, अभी 9:30 पे उसने रन किया है। ठीक है, वैलिड सर्च स्कोप ने वैलिड ट्रू, राइट। ओके, इंक्रीमेंटल सिंक्रोनाइजेशन इज एनेबल्ड, 9:30 पे उसने रन किया है, तो मेरा डिस्कवरी तो कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो एंड चेक वंस अगेन।
संतोष भाई, I am left the call, okay? Okay. Fine, no worries. We'll conclude. So discovery is running. यहाँ पे हम देख सकते हैं synchronization, full synchronization requested 9:33, right? मेरे system के time के हिसाब से. So let these synchronization run. We'll conclude the call and we'll resume tomorrow. Right? ये synchronization Sir. complete कर लेगा और सारे users लेके आएगा. मेरा London DC actually off हो गया है. Okay. संतोष सर, हाँ I want to learn this live lab sir. हाँ तो live ही तो है मतलब. અરે કોઈ I didn't- environment હોય તો તમે કઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોય તો ત્યાં પણ મને કહો ને ચેકિંગ માટે ચેક કરવા માટે જોવા માટે. મારે લાઈવ એન્વાયરમેન્ટ નું તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અત્યારે ક્યાં નહીં है. ચાલો એક વચ્ચે લાસ્ટ યર પ્રોજેક્ટ હતો મારી પાસે. Hold on, I'll stop the recording. But you make the environment ना Azure पर on Azure अथवा